हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा। एंड लास्टली अगर हम बात करें, डायमेंशंस हमने सीखे थे अच्छे से कि डायमेंशनल फार्मूला आप किसी भी क्वांटिटी का कैसे निकाल सकते हो। नाउ इस वाली वीडियो में एक तो हम बात करेंगे जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं किसके रिगार्डिंग, डायमेंशंस के रिगार्डिंग, मतलब जो भी लेवल पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एंड बिफोर दैट हम एक आपका छोटा सा टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ क्योंकि ये बोर्ड के सिलेबस में मेंशन किया गया है एंड बेसिकली ये हमारा होता था रिलेटेड टू एरर्स, थ्योरी ऑफ एरर्स की अगर मैं बात करूं, उसको आपके सिलेबस में क्या किया गया है, हटाया गया है, यानी कि बोर्ड के सिलेबस में, बट स्टिल नीट के सिलेबस में एरर्स को मेंशन किया गया है। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर मैं बात करूं, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, ये जो फिगर्स हमारे पास होते हैं ये बेसिकली ऐसे फिगर्स हमारे पास होते हैं जो कि क्या इंडिकेट करते हैं, जो कि एक मेजरमेंट का प्रिसीशन इंडिकेट करते हैं। मतलब आप कोई भी मेजरमेंट लो, आप डिस्टेंस मेजर करो, आप टाइम मेजर करो, आप हाइट मेजर करो, वट एवर यू विल मेजर। सो ये किसी भी मेजरमेंट का क्या इंडिकेट करते हैं, ये किसी भी मेजरमेंट का प्रिसीशन इंडिकेट करते हैं। एंड विच इन टर्न जो प्रिसीशन होता है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे टर्म्स प्रिसीशन आई, लीस्ट काउंट आई, सो आपको बेसिकली डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तब तक मतलब क्लियर नहीं होगी जब तक आपको आइडिया प्रिसीशन एंड लीस्ट काउंट नहीं होगा। अगेन जो प्रिसीशन हमारे पास है, एक्यूरेसी है, लीस्ट काउंट है, दीज आर रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ एरर्स। क्लियर, दीज आर रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ एरर्स। नाउ देखिए, अगर मैं एरर्स की बात करूं, मोटा मोटा अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अलग टाइप के एरर्स होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं। एंड पहली बात तो मैथमेटिकली एक एरर जो हमारे पास होता है, एरर की डेफिनेशन क्या होती है? एरर जो हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अभी आगे जाकर आप समझोगे, क्लियर, जब हम फर्दर बात करेंगे प्रिसीशन एक्यूरेसी की। सो एरर हमारे पास होता है कोई भी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एंड अब अगर कहीं पे एरर आया है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरर की करेक्शन करनी होती है। सो देयरफॉर जो करेक्शन हमारे पास होता है, करेक्शन क्या होगा, एरर का अपोजिट। सो इट इज बेसिकली ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो करेक्शन हमारे पास होती है, इट इज़ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर आप याद रखना चाहते हो ये चीज़ें आप रख सकते हो। क्लियर, जो बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आगे जाकर कल को नीट में अपीयर होंगे, वो ये चीज़ें याद रख सकते हैं। सो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो, जो हमारे पास करेक्शन होती है, अगर मैं मैथमेटिकली आपसे कहूँ, जो करेक्शन हमारे पास होती है, इट इज़ माइनस टाइम्स एरर। क्लियर, यानी कि एरर जो हमारे पास है उसका नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, उसका नेगेटिव हमारे पास करेक्शन होता है। नाउ जो एरर्स हमारे पास होते हैं, अगर मैं थ्योरी ऑफ एरर्स की बात करूं, जो एरर्स हमारे पास होते हैं ये बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या? पहले तो हमारे पास ये हो सकते हैं कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर बस आप याद रखें, आप लिखें ना, कंपेंसेटिंग एरर हो सकते हैं। या फिर जो कंपेंसेटिंग एरर हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर भी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर भी। या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल एरर। क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल एरर। दूसरे टाइप जो एरर्स हमारे पास होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं, उनको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर। उनको हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव एरर। या फिर इन्हीं को हम एक और नेम से जानते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक एरर। बेसिकली ये चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर डिटेलिंग में पढ़ते हैं। हमारा एक सब्जेक्ट होता है दैट इज सर्वे, उसमें इनकी नीड होती है। फिर जो थर्ड टाइप ऑफ एरर हमारे पास होता है, दैट इज पर्सनल एरर। सो ये बेसिक तीन टाइप के एरर हमारे पास होते हैं, कंपेंसेटिंग एरर, क्यूमुलेटिव एरर, पर्सनल एरर। कंपेंसेटिंग इज आल्सो नोन एज रैंडम एरर या फिर एक्सीडेंटल। क्यूमुलेटिव जो हमारे पास है दैट इज सिस्टमैटिक। एंड इन सब में जो खतरनाक एरर होता है दैट इज क्यूमुलेटिव एरर। अब ये खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन को क्या करेगा, आपके कैलकुलेशन को या फिर आपके मेजरमेंट को ये आपको इम्पैक्ट करेगा। क्लियर, ये आपके मेजरमेंट को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। सो देयरफॉर इन एरर्स को करेक्ट करना क्या होता है, इन एरर्स को करेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर, एंड ये जो एरर्स होते हैं क्यूमुलेटिव एरर्स, दे कैन बी
पॉजिटिव टाइप या फिर ये नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव एरर भी हो सकते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव एरर भी हो सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, कंपेंसेटिंग, रैंडम या फिर एक्सीडेंटल, मतलब कंपेंसेटिंग एरर या फिर रैंडम एरर आप ऐसे समझ सकते हो। समझिए एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल, आप लैब में काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप लैब के अंदर काम कर रहे हो, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। कोई क्या कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। नाउ इस लैब के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप 3 फ्रेंड यहाँ पे हो। आप क्या हो? 3 फ्रेंड यहाँ पे। किधर? लैब के अंदर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। लेट लेट आप क्या कर रहे हो? मतलब क्लास 11th का या फिर 12th का कोई भी एक्सपेरिमेंट, आप किसी चीज़ की लेंथ क्या कर रहे हो? लेट आप किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हो। आप किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हो एंड अचानक से मतलब बेल बज गई। अच्छे से सिचुएशन को समझिए। अचानक से बेल बज गई एंड ये बताया गया कि आपकी छुट्टी हो गई, यानी कि आपके क्लास जो है या फिर आपकी लैब जो है अब ऑफ होगी। आपको आइडिया नहीं था कि कब लैब ऑफ होगी, सो आपने किसी चीज़ का मेजरमेंट लिया। अब आपको इतना टाइम ही नहीं मिला कि आप इस रीडिंग को क्या करो, आप इस रीडिंग को बुक के ऊपर लिखो। सो आपको टाइम ही नहीं मिला। नाउ अब आप लोगों ने क्या कहा, मतलब कश्मीरी में ही बोलूँगा मैं, वैल्यू याद था वो कहीं पर वचन, मतलब मुमकिन था वो याद, तो पगा लिखो इन कॉपी पे। मतलब आपने क्या किया? आपने बोला कि अभी हम याद रखेंगे ऐसे ही, कल आएंगे, कल हम कॉपी पे लिखेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, ये जो मेजरमेंट था इट वाज 15 सेंटीमीटर या फिर इट वाज 15.5 सेंटीमीटर आपने मेजरमेंट लिया या फिर रिकॉर्डिंग आपने ली। अब जब आप कल आए, किसी ने बोला कि नहीं नहीं, जो हमने कल मेजरमेंट लिया था, अब आपके पास अगेन टाइम नहीं है कि आप इसको रिपीट करो, क्योंकि लेट आपने कल इसको 30 मिनट दिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो इट टुक यू 30 मिनट्स टू रीच द रिजल्ट, कि हमारा जो एंड रिजल्ट आया दैट इज 15.5। क्या आप फिर से इस एक्सपेरिमेंट को कल दोबारा करोगे? नहीं। सो आप बोलोगे कल जो वैल्यू हमारे पास आया था, कोई ए बंदा, कोई बी बंदा, कोई सी बंदा, ए बंदा बोलेगा इट इज़ 15 सेंटीमीटर, बी बंदा बोलेगा नहीं नहीं 15.1 सेंटीमीटर था, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं 15.9 सेंटीमीटर था। सो ये जो अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं एंड करेक्ट वैल्यू क्या आया था या फिर ट्रू वैल्यू क्या आया था? इट वाज 15.5 जो ट्रू वैल्यू आया था। नाउ अब आप अलग अलग वैल्यूज बता रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन लिमिटेशन होती है, हमारा ध्यान भटकता है या फिर मतलब हमें याद ही नहीं रहा। इसको हम कहते हैं ह्यूमन लिमिटेशन। इट इज़ ह्यूमन लिमिटेशन। ह्यूमन लिमिटेशन यानी कि हमारा ब्रेन इसको अच्छे से रिकॉल ही नहीं कर पाया जो कल का वैल्यू था। सो इट इज़ कंपेंसेटिंग एरर या फिर रैंडम एरर या फिर इसको हम एक्सीडेंटल एरर बोलते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल, मतलब मैं आपको बोलूँगा ऐसे देखिए, ऐसे देखिए एक और बात, ऐसे देखिए कोई मेजरमेंट हमारे पास है, कोई मेजरमेंट एंड दिस इज स्केल एंड लेट दिस इज 1.1, दिस इज 1.2, दिस इज 1.3, दिस इज 1.4। अब अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन मार्क करूं, आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। कोई बोलेगा इट इज़ 1.35, कोई बोलेगा इट इज़ 1.37, कोई बोलेगा इट इज़ 1.38। अब अगर कोई यहाँ से देख रहा है उसको इधर की ओर क्लोज ये लगेगा, अगर इधर से देख रहा है उसको इधर की ओर ये क्लोज लग सकता है। सो मतलब देखने में भी क्या हो सकती है, देखने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी एस्पेरेंट को या फिर बच्चे को मतलब देखने में प्रॉब्लम होती है। सो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? दीज आर कंपेंसेटिंग एरर, यानी कि उस काम देखने के कारण आपने गलत वैल्यू पुट किया। सो इट इज़ कंपेंसेटिंग या फिर रैंडम या फिर एक्सीडेंटल एरर। सो इन चीज़ों को हम कहते हैं। अच्छा, फिर क्यूमुलेटिव एरर। क्यूमुलेटिव एरर जो होता है ये खतरनाक होता है, इसको हम सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं एंड ये जनरली एडिटिव या फिर सब्ट्रैक्टिव होते हैं एंड ये हमारे मेजरमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। फिर होते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या आता है? रॉन्ग रीडिंग या फिर रॉन्ग रिकॉर्डिंग या फिर अच्छे से आप इंस्ट्रूमेंट को होल्ड नहीं कर पा रहे हो। सो दे आर पर्सनल एरर्स। सो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं। अब अगर एरर आ गया है, एरर को क्या करना है? एरर को करेक्ट करना है। एरर की फॉर्मूला ये, करेक्शन की फॉर्मूला ये हमारे पास। नाउ अब आते हैं हम किसके ऊपर? मेन जो मुद्दा हमारे पास है दैट इज एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड लीस्ट काउंट। देखिए, अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं, एक्यूरेसी इज द एक्सटेंट टू विच ए रिपोर्टेड मेजरमेंट अप्रोच द ट्रू वैल्यू। It shows how close a measured value is to the true value.
एंड देन प्रिसीशन की डेफिनेशन अगेन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एंड लीस्ट काउंट भी क्या होता है ये आप पढ़ सकते हो। पहले हम लीस्ट काउंट की ही बात करेंगे। देखिए, अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं, फॉर एग्जांपल मीटर स्केल की हम बात करेंगे, हर एक के पास होगी, आपके पास भी हो सकती है मीटर स्केल, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है, दिस इज मीटर स्केल। नाउ ये जो मीटर स्केल होती है, फॉर एग्जांपल जनरली 15 सेंटीमीटर वाली आती है, या फिर बड़ी जो आती है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। सो इसमें नंबरिंग लगी होती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस हिसाब से चलते चलते कितना, लेट 15 सेंटीमीटर। नाउ अब आप यहाँ पे ये समझो कि ये जो 1 सेंटीमीटर हमारे पास है, इसमें भी और छोटे छोटे डिवीजन होंगे। ये जो 1 सेंटीमीटर हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 सेंटीमीटर हमारे पास है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर। ये जो 1 सेंटीमीटर हमारे पास है, इसमें भी छोटे छोटे कितने डिवीजन्स हैं, इसमें भी छोटे छोटे 10 डिवीजन्स हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर किन से बना हुआ है, एमएमएस से बना हुआ है। एंड इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर स्मॉलेस्ट डिवीजन देयरफॉर होगा यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी हमारे पास 1 mm। सो देयरफॉर जो इसका लीस्ट काउंट होगा दैट इज 1 mm, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू हमारी ये जो स्केल है जो ये सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सकती है दैट इज 1 mm। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन हमारे पास होते हैं दैट इज 10 mm, क्लियर। एंड जो स्मॉलेस्ट एक डिवीजन हमारे पास होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 mm। आप अपनी स्केल को देखो, उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो 1 mm होगा, एंड उसी चीज को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। सो उसी छोटे वैल्यू को हम क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट। सो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो सबसे छोटा या मिनिमम क्वांटिटी या मिनिमम वैल्यू जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है दैट इज हमारे पास लीस्ट काउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा लीस्ट काउंट क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। सो इट इज द मिनिमम क्वांटिटी या फिर मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। सो इन शॉर्ट, मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, सबसे छोटा वैल्यू, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको स्केल दिखा रहा हूँ, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये मतलब स्केल मतलब टेढ़ी आई है, बट यहाँ पे आप देखिए ये सबसे छोटा वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ये आपको सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा होगा। सो दिस इज 1 mm हमारे पास, क्लियर। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे 1 mm फॉर एग्जांपल है। सो देयरफॉर ये सबसे छोटा वैल्यू आप इस स्केल से मेजर कर सकते हो। एंड हर इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट होता है, क्लियर। आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, स्पीडोमीटर, अच्छा गैल्वानोमीटर, अच्छा ओम मीटर, अलग अलग डिवाइसेस जो आपके पास होती हैं, हर एक का अपना लीस्ट काउंट होता है। सो आई होप आपको लीस्ट काउंट समझ में आया होगा कि किसी भी लीस्ट काउंट किसका होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो छोटे से छोटा वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट वो मेजर कर पाए, उसी चीज को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। देन व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। देखिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन आप कैसे समझोगे, आपके पास क्या है, आपके पास कोई कंटेनर है, लेट ये आपने कंटेनर लाया मार्केट से। जब आपने कंटेनर खरीदा, कहाँ से, आपने कंटेनर मार्केट से खरीदा, लेट ये जो कंटेनर है इसका मैथ जो है, इट इज़ सिंपल एग्जांपल एंड बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए। सो इसका जो मैथ है इट इज़ 120 kg। 120 kg जो है, इट मीन्स ये जो इसका वैल्यू है इट इज़ ट्रू वैल्यू। सो जब आपने मार्केट से ये कंटेनर लाया, इसका जो मैथ था इट वाज 120 kg, इसी को आप क्या बोलोगे, इसी को आप ट्रू वैल्यू बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये किसी फैक्ट्री में बना होगा, क्लियर। अच्छा, ये किसी लैब में बना होगा, क्लियर, जहाँ पे एक्यूरेसी मतलब हाई लेवल पे रखी गई होगी, एंड इसका जो एक्चुअल मैथ या फिर ट्रू मैथ जो आया होगा या फिर ट्रू वैल्यू जो आया होगा इट इज़ 120 kg। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है अब वेइंग मशीन। अब हमारे पास क्या है, वेइंग मशीन। हमने वेइंग मशीन घर में रखी है, अब हम इसका, या फिर हमने लैब में रखी है, अब इसका हम मेजरमेंट लेना चाहते हैं कि क्या ये 120 kg है कि नहीं, क्लियर, या फिर कहीं कंपनी गड़बड़ तो नहीं कर रही है। सो हम एक वेइंग मशीन लेंगे, एंड लेट मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को दिया, मेरे पास A, B एंड C, लेट 3 स्टूडेंट मेरे पास हैं, मैंने आपको बोला कि आप इसका मेजरमेंट लो।
आप इसका क्या लो, मेजरमेंट लो, आप मुझे इसका मैथ निकाल के दो। आप में से किसी ए पर्सन ने बोला कि जी नहीं, इसका मतलब आपने वेइंग मशीन पे इसको रखा, आपने बोला जी नहीं, इसका जो मैथ है इट इज़ 119 kg, क्लियर, इनके 119 kg। कोई और आया, उसने बोला नहीं नहीं, इसका जो मैस है इट इज़ 110 kg। कोई और आया मेजरमेंट करने पे, उसने बोला इट इज़ 100 kg। सो आपके अलग अलग वैल्यूज़ आ रहे हैं, मतलब एरर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ट्रू वैल्यू जो है दैट इज़ 120 kg, एंड जब आप मेजर कर रहे हो आपको अलग अलग वैल्यूज़ आ रहे हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, इनमें से आप कोई भी एरर कर रहे हो, एंड इन एरर्स के कारण क्या है, इन एरर्स के कारण आपको ट्रू वैल्यू नहीं मिल रहा है। समझिए बात को, क्लियर, समझिए बात को। आपकी मतलब आप में जब आप मतलब मेजरमेंट ले रहे हो, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ड्यूरिंग मेजरमेंट आप इन टाइप ऑफ एरर्स में कोई भी एरर कर सकते हो, क्लियर। आप कोई भी मतलब आपसे कंपेंसेटिंग एरर हो सकता है, रैंडम या फिर एक्सीडेंटल या फिर क्यूमुलेटिव या फिर पर्सनल, आपका पर्सनल इशू हो सकता है, यानी कि आपको मेजरमेंट करना नहीं आ रहा है, या फिर आप अच्छे से इंस्ट्रूमेंट को नहीं रख पा रहे हो, क्लियर, या फिर अच्छे से वे नहीं कर पा रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को आंखों में दिक्कत होती है, क्लियर, या फिर दिखने में दिक्कत होती है, या फिर चश्मे में प्रॉब्लम होती है। सो ये रीजन्स हो सकते हैं। सो इन रीजन्स के कारण आपका एरर आ जाता है, यानी कि आपका ट्रू वैल्यू नहीं आ पा रहा है। समझिए बात को अच्छे से। देयरफॉर ए बी एंड सी जो है इनके अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। सो अगर मैं देयरफॉर यहाँ पे एरर निकालूं, अगर मैं यहाँ पे एरर निकालूं, मैंने आपसे क्या कहा, एरर इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सो एरर, सो मेजर्ड वैल्यू, ये इन्होंने मेजरमेंट्स लिए अलग अलग एस्पिरेंट्स ने। सो देयरफॉर इट विल बी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है, सो एरर हमारे पास क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सो एरर जो होगा इट इज़ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है, 119 माइनस ट्रू वैल्यू कितना, 120। यहाँ पे 110 माइनस हमारे पास 120, यहाँ पे 100 माइनस 120। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ -1 यूनिट। बेसिकली आप इसको मॉड में ले लेते हो, मॉड मीन्स जो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है उसको आप पॉजिटिव कर रहे हो। 110 माइनस 120 इट विल बी -10, मॉड में जब आप लोगे इट विल बी +10। 100 माइनस 120 इट इज़ -20, मॉड जब आप लोगे इट इज़ +20, क्लियर। बेसिकली क्योंकि आपकी मतलब क्लास 11th में अभी आप हो, एंड आपकी लेवल पे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर दैट इज़ क्यूमुलेटिव एरर। जितने भी एरर आपकी मतलब आपकी लेवल की अगर मैं बात करूं, क्लास 11 12 या फिर नीट वगैरह, अभी जो आप एरर्स पढ़ रहे हो वो आप सारे पॉजिटिव वे में पढ़ रहे हो, क्लियर, क्योंकि आपके पास ये कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं है। सिस्टमैटिक एरर क्या है, क्यूमुलेटिव एरर क्या है, ये चीज़ें अभी आपके मतलब माइंड में नहीं उतरेंगी। इसीलिए आप ये समझिए कि आपने यहाँ पे +1 वैल्यू निकाला, यहाँ पे +10 वैल्यू, यहाँ पे +20, क्लियर, यानी कि आपके एरर्स यहाँ पे सारे प्लस में ही आप ले लो। सो अगर आपको दिख रहा है कि दिस इज ट्रू वैल्यू 120 kg एंड दिस इज 119 110 100, सो देयरफॉर मुझे बताइए इन सब में से अगर आप देखोगे, इन तीन में से ए बी सी में सबसे क्लोज किसका वैल्यू आ रहा है, सो आप कहोगे सबसे क्लोज या फिर सबसे एक्यूरेट, सबसे क्लोज कौन आ रहा है इनमें से, सबसे क्लोज ए पर्सन आ रहा है। मीन्स जो ए पर्सन है ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, ही इज़ मोर एक्यूरेट या फिर शी इज़ मोर एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि ट्रू वैल्यू जो हमारे पास है इट इज़ 120, एंड इसका जो मेजरमेंट आया, इसने जो मेजरमेंट लिया वो 119 था। एंड जो सी पर्सन है कोई, क्लियर, ये जो इसका जो मेजरमेंट है इसको मैं कहूँगा इट इज़ लीस्ट एक्यूरेट। सो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ लीस्ट एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू वाज 120 एंड ये 100 kg दिखा रहा है। इसका जो मेजरमेंट है, इसने जो मेजरमेंट लिया वो 100 kg है। मैंने आपसे बताया कि रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन ये वाले एरर है, यानी कि ये इनमें से कोई एक एरर कर रहा है, जिस एरर की वजह से इसका जो वैल्यू है वो इससे डिविएट हो रहा है या वो इस ट्रू वैल्यू से अलग आ रहा है। समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो इसी चीज़ को हम एरर कहते हैं। एंड आपने यहाँ पे एरर्स किए, क्लियर, इसने एरर किया, इसने एरर किया, इसका एरर ज़्यादा हुआ, इनकी ये लीस्ट एक्यूरेट, इसका एरर कम था, ये मोस्ट एक्यूरेट, बट इसका भी एरर हुआ। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एरर की करेक्शन करते हैं बाय यूजिंग दिस मैथमेटिकल फार्मूला, क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। एंड हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं करेक्शन करने के, वो अगेन आपको नहीं पढ़ने हैं। जब आप हायर लेवल पे जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, फिर आप वो चीज़ें पढ़ोगे कि कैसे हम करेक्शंस करते हैं प्रैक्टिकल वे में, क्लियर।
सो अभी आप छोड़िए. सो इन शॉर्ट एक्यूरेसी इज क्लियर द एक्सटेंट टू विच ए रिपोर्टेड मेजरमेंट अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू, यानी कि कितना एक वैल्यू जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, ट्रू वैल्यू को, या फिर इट शोज हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू. इन शॉर्ट यानी कि कितना मेजर्ड वैल्यू जो है वो क्लोज है किसके, ट्रू वैल्यू के. इसीलिए ही इज मोर एक्यूरेट, दिस वन इज लेस लीस्ट एक्यूरेट या फिर लेस एक्यूरेट हमारे पास. नेक्स्ट इज प्रिसीशन. इट इज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ ए मेजरमेंट, या फिर इट डिफाइन्स द लिमिटेशन ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इट डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अब देखिए प्रिसीशन होता क्या है. प्रिसीशन की भी हम बात करेंगे. पहले मैं इसको रब करूंगा यहाँ से. प्रिसीशन की भी हम बात करेंगे. देखिएगा नाउ प्रिसीशन को आप कैसे समझोगे. देखिए अभी इसी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जो ऊपर हमने रखा था कंटेनर. ये हमारे पास क्या है, कंटेनर. इसका ट्रू वैल्यू कितना था, 120 kg. इसका ट्रू वैल्यू क्या था, 120 kg. नाउ मैंने अगेन ए बी और सी को ही लिया. नाउ इन्होंने एक्सपेरिमेंट को क्या किया, अब 3 बार रिपीट किया. जब इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया या फिर पहली बार मेजरमेंट लिया, इन्होंने वैल्यूज निकाले 119 क्लियर जैसे अभी, फिर 110 kg, फिर हमारे पास 100 kg. मैंने इनसे कहा नहीं आप एक्सपेरिमेंट को क्या करिए, दोबारा रिपीट करिए. तीनों को मैंने कहा. नाउ जब इन्होंने किया अगेन, ए ने 119 फिर से निकाला, बी ने अब कितना निकाला, लेट 119.5, यानी कि ये अब और क्लोज हुआ. अच्छा यानी कि इसने अपने एरर को सुधारा. दिस इज लेट 119.3, यानी कि इसने भी अपने एरर को सुधारा. मैंने इनसे कहा जी नहीं आप एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करिए नाउ, या फिर अपने मेजरमेंट को रिपीट करिए. इन्होंने क्या किया, इसने अपनी रीडिंग दिखाई 110 kg लेट, इसने दिखाया लेट आप ये मानिए 110.5 kg, एंड इसने जो वैल्यू निकाला दैट इज 110.9 kg. नाउ मुझे बताइए ट्रू वैल्यू क्या है, दैट इज 120 kg. अच्छे से समझिए, जो ट्रू वैल्यू हमारे पास है दैट इज 120 kg. नाउ 3 बार एक्सपेरिमेंट्स किए गए, अलग अलग वैल्यूज आए. नाउ मुझे बताइए, यहीं पे आप सीखोगे फर्दर एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन एक्चुअल में क्या होता है. सो अब आपको प्रिसीशन समझना है. नाउ देखिए प्रिसीशन होता क्या है. देखिएगा ये जो पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया, नाउ अगर हम इसको कंबाइनली देखें तीनों का, 119, 110, 100, नाउ एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू 120. सो इस केस में हम कहेंगे कि ओवरऑल जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी लो है मेजरमेंट की, एंड साथ में जो प्रिसीशन है दैट इज आल्सो लो. नाउ अगर आप इस केस की बात करोगे, एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू 120 kg एंड वैल्यूज जो हैं वो क्लोज आ रहे हैं. सो इस केस में आप कहोगे एक्यूरेसी जो है दैट इज हाई, एंड साथ में प्रिसीशन जो है, प्रिसीशन इज आल्सो हाई. प्रिसीशन समझिए, यानी कि तीनों के जो वैल्यूज आ रहे हैं उनमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है. देखिए 119, 119.5, 119.3, यानी कि तीनों मेजरमेंट्स यहाँ पे क्या है, प्रिसाइज. यहाँ पे प्रिसीशन नहीं था. 119, 110, 100, साथ में एक्यूरेसी भी नहीं थी. यहाँ पे एक्यूरेसी भी है, एक्यूरेसी मतलब कितना क्लोज है, एंड साथ में इनके वैल्यूज जो हैं वो क्लोज आ रहे हैं. नाउ इस वाले एक्सपेरिमेंट को देखिए. सो ट्रू वैल्यूज 120, सो वैल्यूज क्या रहे हैं 110, 110.5, 110.9. सो यहाँ पे एक्यूरेसी कम है. क्यों, क्योंकि ये काफ़ी दूर जा रहे हैं एक्चुअल वैल्यू से. सो एक्यूरेसी कम, बट प्रिसीशन यहाँ पे हाई है. एक का वैल्यू 110, दूसरे का 110.5, तीसरे का 110.9, बट इस केस में प्रिसीशन जो है, प्रिसीशन हाई है. देखिए प्रिसीशन मतलब इन शॉर्ट आपने समझा कि जो भी वैल्यूज आप दे रहे हो वो आप क्लोज रेंज में दे रहे हो, भले ही आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं है. क्लियर. अगर आपको हाई प्रिसीशन चाहिए, आपकी एक्यूरेसी हाई हो सकती है या फिर आपकी एक्यूरेसी कम भी हो सकती है. सो आई होप आपको प्रिसीशन भी समझ में आया होगा. क्लियर. एंड प्रिसीशन में आपने देखा कि प्रिसीशन
के केस में अगर आपको प्रिसीशन चाहिए, आप एक्यूरेट भी हो सकते हैं, आप काफ़ी लेस एक्यूरेट भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है प्रिसीशन। सो देयरफॉर इसकी जो मेन लिमिटेशन आती है दैट इज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप अपनी तरफ से अच्छा एफर्ट लगा रहे हो बट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई लिमिटेशन है या फिर उसमें कोई एरर है, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। वो एक और टाइप का एरर हमारे पास आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड लीस्ट काउंट क्या है। नाउ अब हम वापस आते हैं किसके ऊपर? सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। सो देयरफॉर ये जो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है ये किसको इंडिकेट करता है? प्रिसिशन को। क्लियर? एंड प्रिसिशन आपने देखा कि प्रिसिशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? लीस्ट काउंट के ऊपर। देन एवरी इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व्स एरर। जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, मतलब अभी मैंने आपसे कहा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हो उसमें एरर होता ही होता है। क्लियर? उसमें एरर होता ही होता है। एंड अब हमें क्या करना होता है? मेजरमेंट्स को ऐसे रिपोर्ट करना है ताकि जो मेजरमेंट आपने रिपोर्ट किया होगा वो हमारे पास एक प्रिसाइज मेजरमेंट इंडिकेट करे। क्लियर? या फिर वो हमारे पास एक प्रिसाइज मेजरमेंट बने। नाउ देखिएगा हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की नीड क्यों पड़ती है? हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की नीड क्यों पड़ती है? देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ मेरे पास, अगर मैं पैसों की बात करूँ, मैं आपसे कहूँगा मेरे पास 0.025 रुपीज़ हैं, मेरे पास इतने रुपीज़ हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास 0.025 रुपीज़ हैं। मुझे बताइए ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे रिपोर्ट किया कि मेरे पास इतने पैसे हैं। क्लियर? मेरे पास इतने पैसे हैं। सो इसका मतलब क्या ये है कि मेरे पास ओनली 255 रुपीज़ हैं? क्या मेरे पास ओनली 255 रुपीज़ हैं? क्योंकि मैं पहले ज़ीरोस लगा रहा हूँ। सो देयरफॉर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ज़ीरो मैं पहले लगा रहा हूँ, क्लियर, ये जो ज़ीरो मैं पहले लगा रहा हूँ इनकी कोई भी अहमियत यहाँ पे नहीं है। क्लियर? दे आर मिसलीडिंग। क्लियर? दे आर मिसलीडिंग एंड आई डोंट रिक्वायर दिस ज़ीरो एंड दिस ज़ीरो। इसका मतलब मेरा जो मेजरमेंट है जो मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्लियर, या जो वैल्यू मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ इसमें जो ये दो ज़ीरोज़ हैं ये मिसलीड कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई हैव 0.0255 रुपीज़। इसका मतलब यही है ना कि मेरे पास 255 रुपये हैं। मैं ये दो ज़ीरो मिसलीड करने के लिए लगा रहा हूँ एंड देयरफॉर यहीं पे हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो काम में आ जाता है। क्लियर? वो काम में आ जाता है। नाउ आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में जनरली रूल्स हैं एंड आपसे रूल्स के ही ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जनरली आपको ये सब चीज़ें सीखनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए, रूल्स की अगर मैं बात करूं, एंड आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, आपके टीचर ने पढ़ाए होंगे केमिस्ट्री के अंदर भी। नाउ देखिए रूल्स हमारे पास हैं। पहला जो रूल हमारे पास है, ऑल दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नाउ जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट, नाउ पहली बात तो सिंपली आप याद रखें नॉन ज़ीरो का मतलब क्या होता है? नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अप टू 9 हमारे पास, यानी कि 1 to 9 आप मानिए। डिजिट्स की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? हम डिजिट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो 1 to 9 आपके पास सभी क्या हैं? दे आर नॉन डिजिट्स। अगर मैं फिलहाल 1 to 9 ही बात करूँ, सो दे आर नॉन ज़ीरो डिजिट्स। क्लियर? नॉन ज़ीरो डिजिट्स। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो आप रिपोर्ट कर रहे हो, सारे क्या होते हैं? सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई वैल्यू दे रहा हूँ 2531, मैं आपसे कहूँगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सो आप कहोगे इसमें सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यानी कि कितने हैं? टोटल SF टोटल है यहाँ पे 4। सो ऑल दी नॉन ज़ीरो, क्योंकि सारे 2 5 3 1 ये सारे क्या हैं? नॉन ज़ीरो। ऑल दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर? या मैं आपसे कोई और एग्जांपल दूं, मेरे पास है 1.3153 kg या फिर ग्राम,
या फिर मीटर, कुछ भी हो सकता है आगे। सो मुझे बताइए यहाँ पे कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। सो आप कहोगे क्योंकि यहाँ पे सारे जो हैं सारे हमारे पास क्या हैं, सारे हमारे पास नॉन ज़ीरोज हैं। सो आप कहोगे जब भी आपके पास मेजरमेंट में सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स रिपोर्ट हो, सो उस केस में सारे जो नंबर्स हमारे पास हैं, जितने भी डिजिट्स आपके पास हों, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। यानी कि इस केस में 5, 1 2 3 4 5, यानी कि इस केस में पांचों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ऑल दी जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। क्लियर, ऑल दी जीरोस, अरे किधर गया यार, ऑल दी जीरोस, ऑल दी जीरोस, ऑल दी जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि जितने भी जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोस हैं आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वायर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। नाउ समझिए इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से ही समझिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है, मैंने आपको नंबर दिया 80503, ये मैंने आपको नंबर दिया। नाउ यहाँ पे ये जो ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो है, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रैपड ज़ीरो। क्लियर, ट्रैपड ज़ीरो, ट्रैपड ज़ीरो मतलब कि ये जो ज़ीरो है, अगर इस ज़ीरो को आप देखोगे, ये 8 और 5 के बीच में फंसा हुआ है। नाउ इस ज़ीरो को देखिए, ये 5 और 3 के बीच में यहाँ पे फंसा हुआ है। एंड इन्हीं ज़ीरोस की यहाँ पे बात हो रही है। ऑल दी जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच जितने भी जीरोस होंगे, दे आर सिग्निफिकेंट, यानी कि ये काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। सो इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे हमारे पास, दे विल बी 5। कितने होंगे, 5, क्योंकि ये जो ज़ीरो हैं ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में फंसे हुए हैं। सो ये काउंट होंगे, क्योंकि रूल आपसे कह रहा है ऑल दी जीरोस बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर, नो मैटर वायर डेसिमल पॉइंट इज। अब अगर डेसिमल की ही बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है 2.04012, ये मेरे पास नंबर है। अगेन देखिए, ये ज़ीरो जो है इट इज़ ट्रैपड बिटवीन 2 और 4, ये ज़ीरो है इट इज़ ट्रैपड बिटवीन 4 और 1। देयरफॉर ये दोनों काउंट होंगे, क्योंकि ये किधर फंसे हैं, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच। सो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे, दे विल बी 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे 6 आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द नंबर इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग। क्लियर, यानी कि एक से छोटा। क्लियर, एक से छोटा हमारे पास, यानी कि एक से छोटा, लेस देन 1 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग होगा। क्लियर, द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट जो है डेसिमल के राइट में ये ज़ीरो। क्लियर, फिर ये है डेसिमल के राइट में जो जीरोस हमारे पास हैं, इनकी बात हो रही है। क्लियर, डेसिमल, अच्छा किधर गए, जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी कि इस डेसिमल के राइट में, ये डेसिमल का राइट है, बट जो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो है उसके लेफ्ट में। क्लियर, उसके लेफ्ट में मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे है नॉन जीरो डिजिट 3, इसके लेफ्ट में लेट 1 2 3। सो इन 3 जीरोस को देखिए, ये जो 3 जीरोस में मार्क कर रहा हूं, ये 3 जीरोस क्या है, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। एंड ये 3 जीरोस क्या है, लेफ्ट ऑफ 3, मतलब दीज आर लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि हमारे पास 3 है। लेट यहाँ पे कोई और नंबर भी है 4। नाउ देखिए रूल क्या कह रहा है, इफ द नंबर इज लेस देन 1 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, यानी कि राइट ऑफ डेसिमल ये 3 जीरो आपको दिख रहे हैं, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि ये है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3, इसके लेफ्ट में आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये जो जीरोस हैं ये काउंट नहीं होते हैं मेजरमेंट के अंदर। क्लियर, सो देयरफॉर ये जो इस मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ये काउंट नहीं होते हैं। सो इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हमारे पास 2 होंगे, यानी कि 4 और 3 ही होगा। क्लियर, ये जीरोस काउंट नहीं होंगे। क्लियर, सो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारे पास होंगे, दे विल बी 2। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेलिंग और
टर्मिनल जीरोस यानी कि एंड जीरोस, ट्रेलिंग मतलब या टर्मिनल मतलब एंड जीरोस इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, इस केस में हमारे पास क्या होंगे, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कहूंगा मेरे पास जो वैल्यू आया, लेट मेरे पास मैंने कोई लेंथ मेजर की एंड लेंथ मेजर करने पे जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है इट इज़ 245 मीटर। क्लियर। अगर मैं इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, क्लियर, अगर इसी को मैं क्या करूं, अगर मैं इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, आई नो दैट 1 मीटर जो होता है दैट इज 100 सेंटीमीटर। सो आप कहोगे दिस इज 24500 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी 245 को मैं किस में कन्वर्ट करूं, एम एम में। सो दैट इज इक्वल टू 1000, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। सो इट विल बी 245 और 30 mm के अंदर। क्लियर। नाउ नाउ रूल को पढ़िए, रूल क्या कह रहा है, वेट अ सेकंड। सो देखिए क्या कह रहा है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्योंकि यहाँ पे आपको डेसिमल कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि आपको कोई कहीं पे पॉइंट दिख रहा है, सीधे 245 मीटर या फिर 245 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 24500 सेंटीमीटर, या फिर इट इज़ इक्विवेलेंट टू 245,000 mm हमारे पास। सो कहीं पे भी आपको डेसिमल पॉइंट बीच में नहीं दिख रहा है। सो देयरफॉर इस केस में ये जो जीरोस हैं दे आर ट्रेलिंग जीरोस यानी कि एंड जीरोस या फिर टर्मिनल जीरोस, एंड बीच में डेसिमल कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, देयरफॉर ये काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। सो इस केस में जो नंबर आप सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हैं, वो 3 ही हैं। देखिए ये 3, ये 3। सो इस केस में 3 ही है हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, दी ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर अगर इन्हीं मेजरमेंट्स को या फिर इन्हीं वैल्यूज को मैं क्या बना दूं, फॉर एग्जांपल इनको मैं बना दूं 2.450। क्लियर, 2.450, या फिर इसी नंबर को मैं, या फिर कोई और नंबर लेट इट इज़ 2.4 एंड मैं यहाँ पे 3 जीरो लिख रहा हूँ। सो ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब बीच में डेसिमल आया है, यहाँ पे डेसिमल नहीं था, अब यहाँ पे डेसिमल आया है, कहीं पे कहीं यहाँ पे भी हो सकता है। इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी 2.4.500 ऐसे भी हो सकता है। सो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे बताइए कितने होंगे। सो इस केस में जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो काउंट होंगे। सो इस केस में 4, इस केस में 5। क्लियर। सो इस केस में 4, इस केस में 5, यानी कि ये 3 भी काउंट होंगे और ये 2, ये 1 भी एंड ये 3 भी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखते हो, कैसे इनके रूल्स आप यहाँ पे, मतलब इन रूल्स को आप कैसे यहाँ पे देखते हो। क्लियर। सो इन एग्जाम्पल्स को याद रखना है एंड एग्जाम्पल्स के ही थ्रू आपको जो रूल्स हैं वो यहाँ से याद रखने हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ याद रखोगे, पावर्स की हम बात करेंगे। सो यहाँ पे आप नोट लगाना, साइंटिफिक इसके बाद यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे देखिएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है a×10⁻b, वायर ए जो मेरे पास है, ए कोई नंबर हो सकता है 1 to 9, एंड जो बी मेरे पास है, ये जो पावर में आपको दिख रहा है लेट, ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है। सो इस केस में समझिए यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई वैल्यू 1.34 × 10⁻6। क्लियर। आपको बताना है कि इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, या फिर मेरे पास है कोई वैल्यू 125। क्लियर, 125, और इसी 125 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 1.25 × 10⁻2 यहाँ पे। क्लियर, यानी कि 1.25 × 100। देखिए 1.25 × 100 जब आप करोगे वो अगेन वापस से क्या आएगा, वो अगेन 125 वापस से आएगा। सो ऐसे आप 125 को ब्रेक कर सकते हो। क्लियर। सो ये लिखो आप या फिर ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है हमारे पास। सो देखिए इन केसेस में कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर को निकालते हो। सो इन केसेस में इन शॉर्ट आपको याद रखना है, जो पावर ऑफ 10 हमारे पास होता है, जो पावर ऑफ 10 हमारे पास होता है ये काउंट नहीं होता है। सो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको काउंट नहीं करना है। क्लियर, इट इज़ नॉट काउंटेड। सो इन शॉर्ट यहाँ पे कितने
बच रहे हैं आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 3, यानी कि 1, 3 और 4, सो हो गए यहाँ पे 3। एंड इस केस में भी बताइए, इस केस में भी यहाँ पे हमने 3 दिए हैं, सो इस केस में भी यहाँ पे 3 होंगे। सो पावर ऑफ 10 जो है सो इट इज़ नॉट काउंटेड। सो ये आपको याद रखना है पावर फंक्शन के केस में। क्लियर? सो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, ये कुछ एडिशनल चीज़ हैं जिनको आप नोट रखोगे। क्लियर? ये पहले बताना था, अब हम भूल गए। सो इनको आप याद रखोगे कहाँ पे? लेंगथ के मेजरमेंट के अंदर। क्लियर? लेंगथ जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, लाइट ईयर होता है या फिर पारसेक हमारे पास होता है, ये सारे डिस्टेंस या फिर लेंगथ के ही यूनिट होते हैं। सो ये सारे क्या होते हैं? ये भी लेंगथ या फिर डिस्टेंस के यूनिट होते हैं। नाउ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, इन शॉर्ट जो सन एंड अर्थ हमारे पास है, दिस इज अर्थ, दिस इज सन हमारे पास है, इसके बीच जो एवरेज डिस्टेंस हमारे पास होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो इन शॉर्ट जो डिस्टेंस हमारे पास है फ्रॉम सन टू अर्थ, क्लियर, यानी कि एवरेज करके अगर आप इसको नापोगे सो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इट इज़ दी बेसिकली, यानी कि यहाँ पे जो मेजरमेंट हम लेते हैं वो डिस्टेंस के फॉर्म में लेते हैं, यानी कि इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? वो एक टाइप से मीटर होगा। क्लियर? वो एक टाइप से क्या होगा? मीटर होगा, क्योंकि ये सारे किसके यूनिट हैं? मतलब ये सारे डिस्टेंस मतलब ये सारे जो यूनिट्स हमारे पास हैं डिस्टेंस के मोड में ही हैं। लाइट ईयर की अगर हम बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी कि लाइट ने एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, दैट इज़ हमारे पास लाइट ईयर। एंड इन शॉर्ट आप याद रखोगे एक लाइट ईयर दैट इज़ LY जो हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली 63241 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर आप ऐसे भी याद रखोगे ये हमारे पास 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट करके, अगर आपको ये वैल्यू याद ना रहे। सो ये एक लाइट ईयर का वैल्यू हमारे पास होता है। अच्छा, पारसेक की अगर मैं बात करूं, क्लियर, पारसेक की ही अगर हम बात करें, एक पारसेक जो हमारे पास होता है इसका वैल्यू जो होता है इट इज़ 3.26 लाइट ईयर। याद रख सकते हो आप, मे बी ऑब्जेक्टिव में कहीं पे आपसे पूछे, क्लियर, कि ये किसका यूनिट, ये किसका यूनिट, ये किसका यूनिट। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, ये सारे डिस्टेंस मेजरमेंट करने के काम आते हैं। क्लियर? सो इनको भी आप याद रखें। नाउ अब हम बात करेंगे डायमेंशंस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे था पहले यूनिट के अंदर, एंड आपके बोर्ड में जो टॉपिक्स मेंशन किए गए थे उस हिसाब से हमारा सिलेबस एंड हुआ। एंड मेजरली जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी बेस पे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। एंड जो हमने 1 शॉट सीरीज़ कराई है, जो शायद 14 लेक्चर्स हैं ऑलरेडी, जो पुराने हमारे लेक्चर्स हैं आप उनको भी देख सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी कहा वो किन के लिए? जिन्होंने एटलीस्ट एक बार पढ़ा होगा, एंड वहाँ से भी आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करोगे। एंड ये जो लेक्चर सीरीज़ हम देख रहे हैं दिस इज़ डिटेल्ड सीरीज़, यहाँ पे आराम से हम देखेंगे 50 के ऊपर लेक्चर्स हमारे जाएंगे, मतलब MCQs, PYQs, मतलब अच्छे से फोकस्ड हम रहेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, न्यूमेरिकल टेक्निक्स के ऊपर, एंड बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी हम पढ़ेंगे ही यहाँ पे। नाउ देखिए, डायमेंशंस के ऊपर 5 वे में क्वेश्चन दिए जाते हैं आपसे, एंड 5 वे मैंने यहाँ पे लिए हैं। क्लियर? सो ये 5 इनफ होंगे आपको आइडिया देने के लिए कि डायमेंशंस के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सिंपल लेवल का आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी क्वांटिटी का आपसे क्या कहे, डायमेंशन निकालिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर का कहा है यहाँ पे, सिंपली ऐसे आपको देगा बताइए डायमेंशन, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्लियर? प्रेशर के डायमेंशन। नाउ जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दैट इज आपको क्या दे देता है, आपको पीयर्स दे देता है। आपको क्या दे देता है? आपको एग्जामिनर पीयर दे देता है, एंड आपसे पूछ रहा है कि इन पीयर में से कौन सा ऐसा पीयर है जिसमें सेम डायमेंशंस हैं, या फिर जिसमें सेम डायमेंशंस नहीं है, ऐसे भी दे सकता है। सो ये क्वेश्चन भी आप खुद करोगे। सो ये हम, दिस इज ईजी, वेरी ईजी। सो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज वेरी ईजी लेवल। सो ये वेरी ईजी लेवल माना जाता है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ पे दिखेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखेंगे, या फिर अदर एग्जाम्स हो गए जो बेसिक लेवल के होते हैं वहाँ पे आपको दिखेंगे। सो पीयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन दोनों हमने पढ़े हैं। एंगुलर मोमेंटम वर्क देखा है हमने। वर्क एंड टॉर्क, अगर आप देखोगे वर्क एंड टॉर्क जो हमारे पास हैं इनमें सेम डायमेंशन होंगे, क्योंकि वर्क जो होता है दैट इज
इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क जो होता है दैट इज अगेन फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस। सो यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिस्टेंस। सो इन दो में क्या होंगे, सेम डायमेंशंस होंगे। यंगर्स मॉडुलस में हमने देखा था प्रेशर के डायमेंशंस होते हैं या फिर स्ट्रेस के, एनर्जी के अलग होंगे। सो यहाँ पे सेम डायमेंशंस नहीं है, ऑप्शन सी में सेम डायमेंशंस है। अगेन ये आप खुद करोगे, ये आपको आना चाहिए, इतना आपने पढ़ा है। नाउ 3, 4 एंड 5 मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर, यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब आपको एक्स्ट्रा मतलब कॉशियस रहना पड़ेगा वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। देखिए, आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, आपको कोई इक्वेशन देगा। क्लियर, आपको कोई इक्वेशन देगा एंड यहाँ पे आपको बोलेगा जो ए बी सी है ये हमने कॉन्स्टेंट्स लिए हैं। क्या लिए हैं? कॉन्स्टेंट्स लिए हैं। एंड फिर बोलेगा इन्हीं के डायमेंशंस यहाँ पे निकाल के दो। सो ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन बनता है। मतलब आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके आपको चीज़ें और इजी लगती हैं। नाउ यहाँ पे इक्वेशन आपको क्या दी है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। सो डायमेंशनल होमोजिनिटी है, उसका आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका आपको इन शॉर्ट यहाँ पे यूज़ करना है। देखिए आपको इक्वेशन दी है, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय। इसका मतलब जो v यहाँ पे है वो इसने आपको क्या दिया है, वेलोसिटी। सो इतना हिंट दिया है एंड साथ में t जो बोला है इसने दैट इज टाइम। इसका मतलब जो v है, v के डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू ए टी एंड इट मस्ट बी इक्वल टू b अपॉन टी प्लस सी। सो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? सो देयरफॉर हम पहले यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, किसको, ए टी को। सो वी नो दैट v जो हमारे पास है, v के डायमेंशंस क्या होते हैं, v इज वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, एल टी माइनस वन, है ना। नाउ इक्वेशन में क्या दिया है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस। सो देयरफॉर आप इसको इक्वल माने, v इज इक्वल टू ए टी एंड दिस विल बी इक्वल टू इतना हमारे पास। सो डायमेंशन सेम होने चाहिए। क्लियर, यानी कि डायमेंशनल होमोजेनिटी। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे ए टी है। क्लियर, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे ए टी है। अगर हम ए टी की बात करेंगे, इस ए टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ए टी हमारे पास है, इस ए टी में किसके डायमेंशंस होंगे, इस ए टी में वेलोसिटी के डायमेंशंस होंगे, दैट इज एल टी माइनस वन। सो इस ए टी में हमारे पास क्या होंगे, इस ए टी के डायमेंशंस जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। क्लियर, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। नाउ टी हमारे पास क्या है, टाइम। ए क्या है, ए बी सी दे आर कॉन्स्टेंट्स। टी हमारे पास क्या है, टाइम। देयरफॉर जो टी है, टी के डायमेंशंस क्या होंगे, कैपिटल टी, दिस विल बी एल टी माइनस वन। सो ए के डायमेंशंस क्या आपको निकलेंगे, जी हाँ, टी को नीचे लाइए इधर, जो टी हमारे पास है, टी को आप क्या करोगे, टी को नीचे लाओगे। सो दिस विल बी एल टी माइनस वन डिवाइड बाई टी यहाँ पे। क्लियर, ये टी जब ऊपर जाएगा सो ये भी क्या बनेगा, ये भी माइनस वन बनेगा। सो देयरफॉर ए के डायमेंशन क्या होंगे, एल टी माइनस टू, यहाँ पे माइनस वन एंड माइनस वन दैट इज माइनस टू। सो ए के डायमेंशन आपने क्या निकाले, एल टी माइनस टू। सो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। इसका मतलब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ए इसने बोला है दी डायमेंशन आप ए बी एंड सी आर। सो यहाँ पे आपने ए फिलहाल निकाला, एल टी माइनस टू। क्लियर, एल टी माइनस टू। इसके बाद आपको बी के डायमेंशन निकालने हैं एंड फिर आपको किसके निकालने हैं, सी के डायमेंशन। फिर आपको सी के डायमेंशन निकालने। नाउ अगेन जब आप सी के डायमेंशन निकालोगे आपके पास हिंट है। आपके पास हिंट क्या है, इक्वेशन में भी हिंट है। सो इट इज टी प्लस सी यहाँ पे, है ना। नाउ देखिए यहाँ पे इसने दिया है टी प्लस सी। टी क्या है, टी इसने बोला है टाइम। सो देयरफॉर यहाँ पे टी को ऐड किया गया है सी, यानी कि टाइम को यहाँ पे क्या किया गया है, सी ऐड किया गया है। जब आप ऐड करते हो आप सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज का क्या करते हो, ऐड करते हो। मतलब ये जो सी है, सी में भी किसके डायमेंशन होने चाहिए, सी में भी टाइम के डायमेंशन होने चाहिए, तब जाके इनको ऐड किया जाएगा। यानी कि टी विल बी इक्वल टू सी। बेसिकली जो टी हमारे पास है, टी विल बी इक्वल टू सी। एंड बताइए टी के टाइम यहाँ पे टी विल बी इक्वल टू, क्योंकि प्लस है ना बीच में, सो टी विल बी इक्वल टू सी। इनको ऐड किया गया है। इसका मतलब टी के डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। देयरफॉर सी के डायमेंशन क्या होंगे, कैपिटल टी। सो ए आपने निकाला, सी आपने निकाला। बताइए सी के डायमेंशन क्या होंगे, कैपिटल टी। सो ये आ गया कैपिटल टी। इसका क्या आ गया, एल टी माइनस टू। सो बाय डिफॉल्ट जो बी बचेगा यहाँ से, बी के डायमेंशन
डायमेंशंस क्या होंगे, बी के डायमेंशंस यहाँ पे एल होंगे। सो इसका ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा दैट विल बी बी। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। एंड जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं इनके लिए आप क्या करोगे, या फिर ऑब्जेक्टिव्स जो हम कर रहे हैं इनके लिए आप अलग बुक रखोगे। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको जब आप फाइनली एग्जाम में आओगे, रिवाइज करोगे, अगर आप क्वेश्चंस को भी लिखोगे आपको उस टाइम लगेगा कि हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, आप मतलब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। इसीलिए आप क्या करोगे, जो मैं ऑब्जेक्टिव्स दिखा रहा हूँ या फिर न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा उनको आप अलग कॉपी पे क्या करोगे, उनको आप अलग कॉपी के ऊपर नोट डाउन करोगे, क्लियर। सो ऑप्शन बी हमारा जो है दैट विल बी राइट ऑप्शन। सो इस हिसाब से आप बी के भी यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, आप बी के भी यहाँ पे डायमेंशंस निकाल सकते हो, क्लियर। सो इसका मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे बी अपॉन ये जो टी हमारे पास है, क्लियर, बी अपॉन टी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कैसे आप बी के निकालो। ये तो हमने विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन निकाला, अब देखिए कैसे आप निकालोगे। ऊपर क्या है बी, नीचे क्या है टी प्लस सी। नाउ चाहे ये स्मॉल टी हो या फिर सी हो, दोनों में क्या है डायमेंशन ऑफ टी। सो नीचे हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ टी। अरे क्या हुआ, नीचे हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ टी एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है एल टी माइनस वन। सो बी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। ये टी ऊपर जाएगा, सो दिस इज एल टी माइनस वन इंटू टी, दिस इज पावर वन, ये और ये गया, यहाँ पे क्या बचेगा एल। सो बी विल बी इक्वल टू एल। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू डू न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे कैसे इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ इसके ऊपर आइए अगेन, जो हमने लास्ट एप्लीकेशन देखी थी किसमें, डायमेंशन एनालिसिस में, उसी के बेस में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। बताइए सरफेस टेंशन की डायमेंशनल फॉर्मूला आप बताइए क्या होगी। नाउ लेट मी रिप्रेजेंट सरफेस टेंशन एस एस, या फिर कहीं पे सिग्मा भी होता है, वट एवर यू विल राइट एस, क्लियर। सो आप रिप्रेजेंट करिए इसको एस एस एंड लेट इट इज प्रपोर्शनल टू, पहले आपको क्या दिया है, पहले आपको एनर्जी दी है, फिर आपको वेलोसिटी दी है, फिर आपको टाइम दिया है, क्लियर। नाउ यहाँ पे आप पावर्स लीजिए, लेट, मैंने आपसे कहा था आप पी क्यू आर लीजिए या फिर ए बी सी, वट एवर यू विल चूज, इनके पावर्स लीजिए ए बी सी, क्लियर, इनके पावर्स लीजिए ए बी सी, क्लियर। वापस मैं आ रहा हूँ, देखिए ये इसके ऊपर ध्यान रखिए। टू डिराइव न्यू मैथमेटिकल रिलेशंस, जो मैंने आपको बोला था इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। सो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, यही यहाँ पे काम में आएगा। सो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन ये यहीं से बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है, जो ये बोलेगा उसी हिसाब से आपको चलना है। इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी, टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। सो एस विल बी प्रोपोर्शनल टू ई पावर ए, वी पावर बी, टी पावर सी हमारे पास। देखिए नाउ मैंने आपसे क्या कहा, आप इसके बाद क्या करोगे, आप इसके बाद डायमेंशंस लिखा करोगे, क्लियर। आप इसके बाद क्या करोगे, डायमेंशंस लिखा करोगे, क्लियर। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, क्लियर, आप क्या करोगे, आप डायमेंशंस लिखा करोगे। अच्छा, आप इसको यहाँ पे आप के भी यहाँ पे ले सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी हटा के आप ऐसे लिखोगे ई पावर ए, वी पावर बी, टी पावर सी, या फिर पी क्यू आर, जो आपको अच्छा लगे। नाउ लिखिए एस क्या है, सरफेस टेंशन, बताया था सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स के डायमेंशन m1 L1 T माइनस टू डिवाइड बाई लेंथ के डायमेंशन L, यानी कि ये और ये गया mt माइनस टू। सो इट इज m1 L0 T माइनस टू, L0 भी लिखिएगा। सो इट इज mt माइनस टू, दैट इज इट इज m1 L0 T माइनस टू, ये सरफेस टेंशन के डायमेंशन। नाउ इसके बाद एनर्जी के डायमेंशन बताइए। अब आपको याद हुआ होगा एनर्जी के डायमेंशन क्या है, m1 L2 T माइनस टू, यही है ना, रेजियो टू पावर a इंटू वी, वी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन LT माइनस वन, रेजियो टू पावर b। अच्छा, इसके बाद t क्या है, टाइम, टाइम ही दिया है, हाँ टाइम, टाइम के डायमेंशन क्या है t, रेजियो टू पावर c हमारे पास। इसको खोलिए राइट हैंड साइड में, इट विल बी ma, मल्टीप्लाई करिए, फिर L 2a T माइनस 2a इंटू, अब इसको खोलिए L B, अच्छा फिर T माइनस बी, यानी कि माइनस वन इंटू बी इंटू, इसको खोलिए इट इज़ टी सी हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में M1 L0 T माइनस टू हमारे पास है ना। नाउ देखिएगा, नाउ देखिएगा इसको क्या करोगे आप, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, इसको आप क्या करोगे, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे। पहले m के वैल्यूज हम पकड़ेंगे, m एक ही है यहाँ पे, सो इट इज़ हमारे पास m a, l को अलग करिए, देखिए l कितने हैं यहाँ पे, देखिए
यहाँ पे एल रहा, यहाँ पे एल रहा, सो इट इज़ एल पावर 2a एंड यहाँ पे क्या है पावर b। सो इसको देखिए, देखा आपने एल, इसके बाद आप किसको पकड़ोगे टी को, देखिए टी टी टी, 3 बार टी रिपीट हुआ है, सो इट इज़ टी। पहले पावर क्या है -2a, फिर यहाँ पे पावर क्या है -b, यहाँ पे पावर क्या है +c। सो ऐसे आप चीज़ें लिखोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, बिल्कुल ईजी है अगर आपने एप्लीकेशन नंबर 5 अच्छे से प्रैक्टिस करी है। क्लियर, नाउ देखिएगा इसके बाद अब आपने क्या किया, अब आपने पावर्स क्या करने हैं, अब आपको पावर्स यहाँ पे कंपेयर करने हैं। सो इसके बाद कंपेयरिंग पावर्स देखिए, यहाँ पे m, यहाँ पे m, यहाँ पे l, यहाँ पे l, टी। नाउ पहले m वाले पावर्स हम कंपेयर करेंगे। क्लियरली आपको दिख रहा है क्या, a जो है इट इज़ इक्वल टू 1। सो कंपेयरिंग पावर्स हमें ये पता चला a जो है इट इज़ इक्वल टू 1, सो इसको इक्वेशन 1 बोलिए। अच्छा, फिर हमें ये पता चला कंपेयरिंग पावर्स ऑफ l, हमें ये पता चला 2a + b किसके बराबर, 0 के बराबर। सो हमें ये पता चला 2a + b किसके बराबर, 0 के बराबर। 2a + b, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, चलिए ऐसे वर्टिकली कर लेते हैं ताकि इजी हो चीज़ें। सो 2a + b किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे t के पावर्स देखिए, -2a, ध्यान से देखिएगा, -2a - b + c किसके बराबर, t का पावर क्या, -2 के बराबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नाउ देखिए, ए का वैल्यू यहाँ से निकला। अच्छा, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 3। ए का वैल्यू यहाँ से निकला। क्लियर, अब ए को इसमें पुट करिए। सो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट दिस इज 2a, यानी कि 2 × 1 + b = 0। सो दिस इज 2 × 1 हो गया 2, सो 2 + b = 0, और b = 2 इधर जाएगा, दिस विल बी -2। सो दिस इज इक्वेशन 4। सो b का वैल्यू भी हमारे पास आया। b का वैल्यू b यहाँ पे हमारे पास क्या, b का वैल्यू b यहाँ पे हमारे पास निकला। b का वैल्यू भी हमारे पास क्या निकला, यहाँ पे -2। नाउ अब a का वैल्यू आ गया है, b का वैल्यू आ गया है। सो अब यहाँ पे डालिए c का वैल्यू आपके पास आएगा। सो आप लिखोगे अब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब b का वैल्यू जो आपने निकाला। क्लियर, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, यहाँ पे मैं ऐसे डाल रहा हूँ बीच में, आप वर्टिकली भी कर सकते हो। क्लियर, यहाँ पे देखिए -2a, ध्यान दीजिए -2, a का वैल्यू कितना 1, -b का वैल्यू क्या निकला -2, प्लस c जो हमें निकालना है = -2। सो दिस इज -2, माइनस एंड माइनस यहाँ पे, दिस इज +2, प्लस c = -2। देखिए -2 + 2 गया, सो c आपका क्या बचा -2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। देयरफॉर आपके पास a आया 1, b आया -2, c आया -2। एंड बताइए ऊपर आपने क्या लिखा था, s का पावर क्या, देखिए आपने क्या लिखा था। अच्छा, चलिए यहीं पे पावर्स को लाते हैं। सो देखिए a हमारे पास अब क्या निकला 1, b क्या निकला -2, c क्या निकला -2। सो इक्वेशन क्या बनेगी, s इज प्रोपोर्शनल टू e पावर 1, या फिर आप 1 की जगह कुछ भी ना लिखें, v पावर -2, c, इसके बाद क्या है t का पावर c, यानी कि t का पावर -2। समझ में आया होगा, a1 b -2 c -2। सो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन बन रहा है e मतलब पावर 1। क्लियर, जिसका पावर कुछ नहीं मतलब पावर 1। सो दिस इज पावर 1, फिर v -2 t -2। सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। क्लियर, आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी। वेल, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाउ ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे है जो आपसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दे रहा है, सो आपको एक्सप्रेशन निकालनी है। क्लियर, देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैव द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। सो आपको डायमेंशंस ऑफ लेंथ फाइंड करने हैं, एंड लेट इट इज प्रोपोर्शनल टू h, इट इज प्रोपोर्शनल टू c
इट इज़ प्रपोर्शनल टू जी हमारे पास, क्लियर। एंड इनके पावर्स आप ले सकते हो पी क्यू आर या फिर ए बी सी, वट एवर यू विल टेक। चलिए ए बी सी ले लेते हैं। सो इनके पावर्स आप क्या लोगे, ए बी सी या फिर पी क्यू आर। नाउ एच क्या दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, सी क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड आपको डायमेंशंस ऑफ लेंथ फाइंड करने, इसकी एक्सप्रेशन आपको निकालनी है। सो इन शॉर्ट आप कहोगे एल इज इक्वल टू के, यहाँ पे एच पावर ए, सी पावर बी, जी पावर सी। के इज कांस्टेंट हमारे पास सिंपली। नाउ लिखिए एल क्या है, लेंथ। लेंथ के डायमेंशन क्या है, एम जीरो एल वन टी जीरो, यानी कि लेंथ के डायमेंशन क्या है, एल सिंपली, यानी कि एल पावर वन या फिर एम जीरो टी जीरो इसमें। सो ये लेंथ के डायमेंशन बनेंगे, क्लियर, लेंथ के डायमेंशन बनेंगे। दिस विल बी इक्वल टू एच। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। बताया था आपको प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालोगे, ई इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू। सो एच के डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डायमेंशन लिखिए। अभी एच हमने पीछे पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा डायमेंशन, आपको आना चाहिए m1 L2 T-1। सो इतना तो आना चाहिए ना आपको, तब जाके आप ये न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। सो इट विल बी L2 T-1। अच्छा, पावर क्या है, पावर a, क्योंकि h का पावर हमने क्या लिया, a। इसके बाद c इसने क्या दिया है, c यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है, बल्कि c अब की बार इसने दिया है स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर। c इसने क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट। सो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, कैपिटल टी, कैपिटल सी। ये जो सी है इसको आप स्मॉल सी मानिए। सो कैपिटल सी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड के डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, यानी कि वेलोसिटी के डायमेंशन जो है। सो एल टी माइनस वन पावर बी। फिर जी, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसके डायमेंशन हमने देखे थे क्या, एम माइनस वन, याद है ना, एल पावर थ्री टी पावर माइनस टू। अच्छा, इसका पावर जो हमारे पास है ये हमने लिया है लेट स्मॉल सी, क्लियर। सो हमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी के वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तब जाके हमें यहाँ पे फिर इनमें से कोई ऑप्शन निकल के आएगा, क्लियर, कोई ऑप्शन निकल के आएगा। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करिए, एम एल टी के अलग अलग वैल्यूज़ करिए। सो ए यहाँ पे पावर है, सो इट विल बी एम, वन इंटू ए हो गया ए, फिर टू इंटू ए हो गया टू ए, टी के ऊपर पावर माइनस वन, सो माइनस वन इंटू ए हो गया माइनस ए इंटू, अब इसको खोलिए ज़रा, सो इट विल बी एल पावर बी टी पावर माइनस बी। अब इसको खोलिए ज़रा, इट विल बी एल एम पावर माइनस सी, एल पावर थ्री सी, टी पावर माइनस टू सी। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे इसको हम खोल लेते हैं, क्लियर। नाउ खोलने के बाद अब क्या करिए, अब m को एक जगह लेके आइए, फिर l को एक जगह लेके आइए, फिर t को क्या करिए, फिर t को एक जगह लेके आइए। सो ऐसे आपको चीज़ें करनी है। चलिए पहले m, ये रहा m, ये रहा m। सो m विल बी a माइनस सी हमारे पास, इसके बाद l, इसके बाद हमारा फोकस शिफ्ट होगा l के ऊपर। सो ये l, ये l, ये l। सो देखिए इट इज़ 2a, यहाँ पे पावर b यानी कि प्लस b, एंड यहाँ पे पावर 3c यानी कि प्लस 3c यहाँ पे। इसके बाद हमारा फोकस शिफ्ट होगा t के ऊपर, ये रहा t, ये रहा t, ये रहा t। सो इट इज़ माइनस a माइनस b माइनस 2c। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम पावर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स। सो इसके बाद हम कंपेयरिंग पावर्स करेंगे। न्यूमेरिकल जब आप करोगे आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है, कंपेयरिंग पावर्स वगैरह, अच्छा बोर्ड में लिखना है। अच्छा, नाउ कंपेयरिंग पावर्स करिए, एम के पावर्स कंपेयर। सो एम का पावर यहाँ पे ए माइनस सी, यहाँ पे ज़ीरो। सो आप लिखोगे यहाँ पे डायरेक्टली ए माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर, ए माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ए माइनस सी ज़ीरो है, क्या मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू सी, क्लियर। इस माइनस सी को इधर लेके आइए, ए इज इक्वल टू सी, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 1। अच्छा, नाउ एल को कंपेयर करिए, एल के पावर, सो ये रहा यानी कि 2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 1, इसको आप नाम दीजिए इक्वेशन 2। अच्छा, फिर कंपेयर करिए टी के पावर्स, सो ये रहे टी के पावर इक्वलेंट टू 0। सो क्या पावर्स हैं, माइनस ए
माइनस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो हमारे पास। क्लियर, दिस इज इक्वल टू जीरो हमारे पास। अगेन जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में ऐसा न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको एक्सप्रेशन दे सकता है 5 मार्क का। बट अगर आप ये सीख रहे हो, आप अल्टीमेटली एक्सप्रेशन यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर 5 है वो भी आपको समझ में आएगी। क्लियर, सो इसको नाम दीजिए इक्वेशन 3। सो यहाँ से हमारा ए निकला किसके बराबर, यहाँ से ए हमारा निकला इक्विवेलेंट टू सी। यहाँ पे क्लियर, ए हमारा किसके बराबर निकला, ए हमारा सी के बराबर यहाँ पे निकला। सो यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। सो यहाँ पे मैं ए का वैल्यू डालूंगा। क्लियर, जो ए मेरे पास है इसका वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा। दिस इज 2a, सो आई विल राइट दिस इज 2। ए की जगह मैं क्या डालूंगा, सी। सो आई विल राइट इट एज सी प्लस बी, यहाँ पे प्लस 3c इज इक्वल टू 1। देखिए 2c एंड 3c कितना हो गया, 5c प्लस बी इज इक्वल टू 1 हमारे पास। क्लियर, अब अगर मैं यहाँ से b निकालूं, b विल बी इक्वल टू 5c जो है ये इधर जाएगा एंड यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, सो इट विल बी 1 माइनस 5c। सो b हमारा जो है कितना निकला, यानी कि अब सिंपली आपको क्या करना है, इक्वेशंस के साथ आपको खेलना आना चाहिए। सो b इज हमारे पास कितना, 1 माइनस 5c। इसको मैं फिलहाल नाम दूंगा इक्वेशन 4, क्योंकि यहाँ पे सी भी अननोन है, बी भी अननोन है अभी। क्लियर, सो अभी मैं फर्दर इसमें कुछ नहीं कर सकता। सो इसको मैं नाम दूंगा बी इज इक्वल टू 1 माइनस 5c। अब इक्वेशन 3 के ऊपर आइए। अब देखिएगा इक्वेशन 3 में ए बी एंड सी तीनों है। सो अब हमें ए के बारे में पता चला ए इतना है, सी बी के बारे में पता चला 1 माइनस 5c। सो अब हम यहाँ से किसी एक चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो किसका हम फाइंड आउट करेंगे, वो सी का फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ए बी इन टर्म्स ऑफ सी आ गया है, बी भी इन टर्म्स ऑफ सी आ गया है। सो यहाँ से हमारा सी का वैल्यू निकलेगा, यानी कि पहला वैल्यू हमारा निकलेगा। क्लियर, अब अगर सी का वैल्यू निकला, हम ए का वैल्यू भी निकाल पाएंगे। अच्छा देखिए, देखिए आप लिखोगे यहाँ पे इस इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, दिस इज फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट में ए इज इक्वल टू सी, फोर्थ में बी इज इक्वल टू 1 माइनस 5c। बताइए ए किसके बराबर, फर्स्ट में ए इज इक्वल टू सी, सो इट इज माइनस सी। ए की जगह मैं सी लिखूंगा, माइनस बी। बताइए बी किसके बराबर, बी की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 5c। फिर यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, माइनस 2c, दिस इज इक्वल टू 0। खोलिए इक्वेशन को, दिस इज माइनस सी माइनस 1। अच्छा माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 5c माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, प्लस 5c माइनस 2c माइनस सी, यानी कि माइनस 2c माइनस 3 माइनस सी हो गया माइनस 3c। फिर यानी कि 5c में आपको इन शॉर्ट माइनस 3c क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो इट विल बी 2c, सो इट विल बी माइनस 1 प्लस 2c इक्वल टू 0। माइनस 1 उधर जाएगा, ये प्लस बनेगा, दिस विल बी प्लस 1, और c निकालोगे 2 नीचे आएगा, इट विल बी 1/2। सो c आपका क्या निकला, प्लस 1/2। सो पहला वैल्यू हमारे पास आ गया है, इसको नाम दीजिए हम इक्वेशन 5। इसको हम नाम दीजिए इक्वेशन 5। सो c का वैल्यू आ गया है 1/2। देयरफॉर अगर c का वैल्यू आ गया है 1/2, सो आप लिखोगे फ्रॉम 5, देयरफॉर ए जो होगा किसके बराबर, सी के बराबर, यानी कि ए भी 1/2 होगा। क्लियर, क्योंकि ए इज इक्वल टू सी, ये हमें स्टार्टिंग में ही पता चला था इसकी हेल्प से। क्लियर, सॉरी यहाँ पे ये ए माइनस सी इक्वल टू 0, दैट इज ए माइनस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू सी। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पेंडिंग क्या है, बी, ये लीजिए बी भी निकलेगा। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 5, बी 5 से निकलेगा, दैट इज बी इज इक्वल टू 1 माइनस 5c। सी की जगह वैल्यू डालिए 1/2, सो इट विल बी 1 माइनस 5/2 हमारे पास। क्लियर, 1 माइनस 5/2 हमारे पास, 2 को इधर मल्टीप्लाई करिए, इट विल बी 2 माइनस 5/2 हमारे पास। अच्छा 2 माइनस 5 कितना होता है, -3/2। सो बी का वैल्यू निकला -3/2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सो देयरफॉर यहाँ पे ए 1/2, सी 1/2, बी -3/2। क्लियर, बी -3/2। एंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ध्यान दीजिएगा, कॉपी करके लाते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन थी। बताइए वैल्यू, सो एल इज प्रपोर्शनल टू एच पावर ए का वैल्यू 1/2 यानी कि प्लस 1/2। फिर सी का पावर क्या है, सी कैपिटल सी क्या है, वेलोसिटी। बी, सी का पावर क्या है, बी -3/2। फिर जी का पावर क्या है, स्मॉल सी, कितना निकला स्मॉल सी, 1/2।
सो इट इज़ 1/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 मतलब रूट। इसका मतलब एच किस में है, रूट में। अच्छा, जी किस में है, जी भी किस में, रूट में। सी पावर -3/2 यानी कि सी डिवाइड में है, 3/2 हमारे पास। और आई कैन राइट इट एज दिस इज एच जी, दोनों किस में, रूट में। सो दिस इज एच जी डिवाइड बाई सी पावर 3/2। सो देखिए ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे ये लीजिए, कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा। सो √HG डिवाइड बाई सी पावर 3/2। सो √HG डिवाइड बाई सी पावर 3/2 आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो यहाँ पे रेडी है। एंड मेरे हिसाब से अब आप डायमेंशन में कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे नीट के अंदर। सो बस इतना आपको सिखाना था। इसके बाद हम आएंगे किसके ऊपर, यूनिट नंबर 2 के ऊपर, दैट इज काइनेमेटिक्स। एंड उसमें हम स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखेंगे। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। एंड जो भी हमने पढ़ा है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे।